हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 एग्ज़ाम क्लियर किया था। और इस वीडियो के थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो रीजंस जिसकी वजह से मैंने SBI से रिज़ाइन किया था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ 4-5 सवाल हैं, उनके आंसर्स आपको दूंगा जो आपके मन में आ रहे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि मैंने SBI से रिज़ाइन क्यों किया। इनफैक्ट जब मेरे को रिज़ाइन करना ही था, सो व्हाई डिड आई जॉइन इट इन द फर्स्ट प्लेस। तो देखो, मैं आपको अपने बारे में ब्रीफली अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मैंने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और मैंने ग्रेजुएशन के टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको SSBs देनी पड़ती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। और इसके अलावा जो भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, CDS, IFCAT, INET, ये सब मैंने देना स्टार्ट किया था। और मेरे को याद है आज भी कि मैंने जनवरी 2017 को अपनी फर्स्ट SSB दी थी और जून 2021 को मैंने अपनी लास्ट SSB दी थी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years मैंने ऑलमोस्ट 17 SSBs दी थी, बट स्टिल मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो जब मैं अपने फाइनल अटेम्प्ट्स के पास पहुंच रहा था SSB के, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास प्लान B भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी सीरियसली स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि बैंक PO, बैंक क्लर्क, RBI, नाबार्ड और सेबी, इसके अलावा SSC, CGL, इंश्योरेंस सेक्टर्स, ये सब मैंने एग्जाम्स देने स्टार्ट कर दिए थे। और ये भी एक रीज़न है मैंने प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ ओरिएंट हो गया था। और SBI मेरा पहला एग्जाम था जो मैंने क्लियर किया और इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया था अप्रैल 2022 में। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 15 मंथ्स प्राइवेट कंपनी में काम किया था, लेकिन उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 साल के लिए घर पे अनएम्प्लॉयड बैठा था और इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो आप सोच सकते हो मेरे पे कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा एक जॉब सिक्योर करने के लिए। आप 3 साल से घर पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है। इसलिए मैंने जो मेरा पहला एग्जाम क्लियर हुआ वो मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि मैंने ज्वाइन करने से पहले काफी रिव्यूज पढ़े थे SBI के बारे में। मेरे को पता था कि मे बी मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी स्टार्ट की थी। तो ये 2 रीजन था कि मैंने SBI ज्वाइन क्यों किया। अब मैंने SBI छोड़ा क्यों जब मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो देखो, 2-3 रीजन हैं इसके। सबसे पहला रीजन ये है कि जो मेरी पर्सनैलिटी टाइप है वो सूटेबल नहीं थी एक बैंकिंग जॉब के लिए। जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को स्ट्रेंजर्स से ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं इतना ज्यादा सोशलाइज नहीं करता। और आपको पता होगा कि बैंकिंग जॉब में आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये था कि अब क्योंकि मेरे को लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो आपको पता है कि बैंक में आपको अपने जो बैंक होता है उसके प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, लोगों को कन्विंस करना होता है, नेगोशिएट करना होता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो मैं एक बात ही मेरे को करना पसंद नहीं है, तो आप सोचो मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा। तो ये भी एक रीजन था। इसके अलावा मेरे को एक स्टेबल जॉब चाहिए था जो नॉन ट्रांसफरेबल हो। बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में आपको विद इन 6 months आपको ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल एक ब्रांच में पोस्टेड रह सकते हो, उसके बाद आपका ट्रांसफर होना ही होना है। मेरे को एक स्टेबल जॉब चाहिए थी, नॉन ट्रांसफरेबल, या जिसमें बहुत टाइम के बाद ट्रांसफर्स हो, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और इसीलिए मैं अपने जॉब की वजह से अपनी हॉबी को खत्म नहीं करना चाहता था। तो बेसिकली ये रीजंस थे मैंने SBI ज्वाइन क्यों किया और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन क्यों किया। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरी दूसरी जॉब नहीं लगती, क्या तब भी मैं SBI से रिजाइन कर देता? इसका सीधा सा आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। देखो, कई बार ऐसा होता था कि ब्रांच में मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जाता था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता था। तो ब्रांच में बैठे बैठे मैं सोचता था कि यार मैं रिजाइन ही कर देता हूँ, 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर दूंगा और मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लूंगा। बट ट्रस्ट मी, जब भी मैं ब्रांच से बाहर निकलता था, जब दुनियादारी देखता था, ट्रैवल करता था अपने ऑफिस वाली सिटी से लेकर अपने होम टाउन तक, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता था जो 10-10, 15-15 हजार की जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। उनको देखकर मेरे को ऐसे फील होता था कि यार अगर मैं उनसे कंपेयर करूं खुद को, तो मैं तो काफी अच्छी कंडीशन में हूँ। मेहनत वो भी उतनी कर रहे हैं जितनी मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बेचारे 10-15 हजार ही कमा पा रहे हैं। मैं उतनी मेहनत करके उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा रुपए कमा रहा हूँ। तो उस टाइम मैं ये चीज, इस आइडिया को सीधा ड्रॉप करता था और मेरे दिमाग में ये बात भी आती थी कि यार मैंने जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की दिन रात, उसको मैं एकदम ऐसे तो छोड़ नहीं दूंगा। इसलिए मैं ये जो आइडिया था वो ड्रॉप कर देता था। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अनएम्प्लॉयड होने से बढ़िया है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब मंथ एंड में आपकी सैलरी क्रेडिट होगी आपके बैंक अकाउंट में, तो जो भी आपका डिमोटिवेशन है वो सब भाग जाएगा, ट्रस्ट मी। अब तीसरा सवाल, अब मैं आपको क्या सजेशन दूंगा जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं, जिनका बस एग्जाम बचा है, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी SBI में घुस चुके हैं
एज एन SBI PO, तो मैं उनको क्या सजेशन दूंगा? देखो, अगर आपकी पर्सनैलिटी बैंकिंग जॉब को सूट करती है, जैसे अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, आपको एडवेंचरस लाइफ चाहिए, आप चाहते हो हर दिन नया हो, आपको लोगों को कन्विंस करने में मजा आता है, टारगेट्स अचीव करने में मजा आता है, अंडर प्रेशर काम करने में मजा आता है, अगर आपको लेट वर्किंग आवर्स से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस जॉब में उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हो बहुत टाइम से और आपको डेस्परेटली एक जॉब चाहिए, तो आपको पता है कि बैंक एग्जाम्स विद इन 6 मंथ्स पूरा रिजल्ट निकाल के दे देते हैं और इसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है जितना SSC, CGL और दूसरे एग्जाम्स में। तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये अनएम्प्लॉयड रहने से तो बहुत ज्यादा सही है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरे जो एग्जाम्स है उनकी आप तैयारी कंटिन्यू रखो, मे बी आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि अगर आपने ऑलरेडी ये ज्वाइन कर लिया है तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? देखो, अगर आपको इस जॉब में मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करो, उसका कोई रीजन नहीं है छोड़ने का। अगर आपको सही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो बिना एक ऑल्टरनेटिव जॉब के। प्लीज इस जॉब को मत छोड़ो, आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे बाद में। अब आप बोलोगे कि हमको टाइम ही नहीं मिलता। देखो, टाइम मेरे को भी नहीं मिलता था तैयारी करने का, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला, क्योंकि आपसे 24 घंटे तो काम नहीं कराएंगे। आपके पास सुबह 9 साढ़े 9 तक का टाइम है, उसके बाद मैं जब जॉब करता था तो 7 या 8 बजे तक मैं घर आता था, तो उसके बाद का भी टाइम है आपके पास। तो आराम से अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो हर दिन कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 घंटे आप तैयारी के निकाल सकते हो, और 4 से 5 घंटे काफी है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो ये एक्सक्यूज मत देना कि आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम मिल जाएगा, आपको बस मोटिवेटेड रहना है। अब मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपकी एज लिमिट सब क्रॉस हो गई है, कोई आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इस केस में आप कैसे सर्वाइव करोगे? आई नो कि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, एट टाइम्स आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं इस जॉब में कंटिन्यू करता, मेरा दूसरे जॉब में नहीं होता, दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं होता और मेरे को इस ही जॉब में कंटिन्यू करना होता, तो मैं खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करता, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली टिप इस जॉब में सर्वाइव करने की ये है कि जो आपके इमोशंस हैं उनको ब्रांच के बाहर छोड़ कर आओ, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांच में आपको ऐसे ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो आप पे चिल्लाएंगे, लड़ाई करेंगे। एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपके सीनियर्स भी आपको डांटें फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट्स। तो अगर आप इमोशंस अपने साथ लेके जाओगे ना, तो आप बिना बात के डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर आपको पता है आगे चीजें वर्स ही होने लग जाती हैं। इमोशंस को बाहर छोड़ के आओ, एकदम प्रैक्टिकल होकर काम करो। ऐसे सोचो कि बैंक मेरे को इन सब चीजों का पैसा दे रहा है, हमें ये जो ज्यादा सैलरी मिलती है ना, वो इसी बात की मिलती है ताकि हम ये जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर है इसको झेल सकें। इसी प्रेशर को झेलने की आपको सैलरी मिलती है। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन कस्टमर आपको क्या बोल रहा है, कौन सा सीनियर आपको क्या बोल रहा है, वो आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे। दूसरी टिप है कि खुद को मोटिवेटेड रखो। अब कैसे मोटिवेटेड रखोगे? ऑफ कोर्स जो सैलरी है, पर्क्स हैं, उनके बारे में सोच के। आपको पता है कि हाँ हेक्टिक बहुत है जॉब, बहुत ज्यादा वर्क लोड है, लेकिन आप देखो कि उसका आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। उन सब चीजों को दिमाग में रख के खुद को मोटिवेटेड रखो और काम कंटिन्यू रखो। तीसरी टिप है कि जो भी काम आपको असाइन किया गया है, जो भी पोर्टफोलियो आपको मिला है, उस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखो, क्योंकि जब तक आप उस काम को नहीं सीखोगे ना, पहली बात आप हमेशा डरे डरे रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपसे कुछ गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ काम नहीं आता अच्छे से तो आप उसमें ज्यादा टाइम लगाओगे मतलब जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ेंगे, तो एक तरह से वो डिसएडवांटेज ही है। तो जितना जल्दी आप काम सीखोगे ना उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो एक बार काम सीखने के बाद वो रूटीन वर्क बन जाएगा और फिर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अगली टिप है कि कभी भी किसी को आपको हरास मत करने दो। देखो, हार्ड वर्क करने में और हरास होने में ना छोटा सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे आपको ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे आपकी ब्रांच में जो आपको ना बहुत ज्यादा ओवरबर्डन करने का ट्राई करेंगे, खुद का काम भी देने का ट्राई करेंगे, जो भी बचा कुचा काम है वो आपको देने का काम करेंगे। उस केस में ना आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनसे लड़ने लग जाओ, लड़ो मत, हमेशा अच्छे रिलेशन बना के रखो अपने कलीग के साथ, डिप्लोमेटिक रहो, ठीक है। और जो आपका काम है आप उतना ही करो। अब मैं आपको काम चोरी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप अपना हरासमेंट मत होने दो वहाँ पे। इनिशियली ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आप पे ज्यादा काम डालें, लेकिन आपको पता है कि मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मैं उतना ही काम करूंगा, मैं ओवरबर्डन नहीं होऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ओवरबर्डन होते हो तो वो मेंटली आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा और फिजिकली भी आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आती है। कभी भी अपने कलीग्स को, स्पेशली सीनियर्स को, ये मत शो करो कि आपके पास कुछ भी काम नहीं है। हो सकता है कि आपने जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लिया
और आप फ्री बैठे हुए हो, आपका सीनियर आएगा पूछेगा क्या कर रहे हो, आप बोलोगे सर वो काम था वो तो कर लिया, अभी तो मैं फ्री बैठा हूँ, सीधा दूसरा काम आएगा। बैंक में कभी भी काम खत्म नहीं होता। तो जो आपका काम है, जो आपको असाइन है, जिसके आपको पैसे मिलते हैं, वो काम करो और उसके बाद एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा काम करोगे फालतू में ओवरबर्डन हो जाओगे आप, फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो कभी भी अपने सीनियर्स को ये मत शो करो आपके पास काम नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ भी करो लेकिन खुद को बिजी शो करो। सीनियर आके पूछता है क्या कर रहे हो, एग्जैजरेट करो कि सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ताकि उसको लगे हाँ यार आप कुछ काम कर रहे हो और आप बिजी हो। ठीक है, कभी भी ये मत शो करो, क्योंकि आपका जो सीनियर है ना वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ काम करवाना चाहेगा ही चाहेगा। तो कभी भी ये शो मत करो कि आपके पास काम नहीं है। हमेशा खुद को बिजी रखो, भले ही आपके पास कुछ काम ना हो। क्योंकि देखो, आपके पास काम इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने दूसरों के कंपैरिजन में अपना काम जल्दी खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो काम को बहुत स्लो करते हैं, रात को 7-7, 8-8 बजे तक बैठे रहते हैं विदाउट एनी रीजन। और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं है, तो वो टाइम से अपना काम खत्म कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टाइम से काम खत्म हो गया तो वो काम चोर है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अभी खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी ये शो मत करो कि आपके पास काम नहीं है। हमेशा खुद को बिजी दिखाओ। नेक्स्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कि जो आपको टारगेट्स मिलेंगे ना, इट्स ओके अगर वो अचीव नहीं होते 100%। टारगेट्स किसी के भी अचीव नहीं होते, लेट मी टेल यू। तो उसको दिल पे मत लो। आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो कुछ सीनियर्स होंगे जो आपको डांटेंगे, आपकी मे बी इंसल्ट कर दें। तो उस केस में मैंने आपको पहली टिप दी थी कि इमोशंस ब्रांच के बाहर छोड़ के आओ, उसको सीरियस मत लो, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो। दूसरा, टारगेट्स उतने ही अचीव करो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। आप अपना 100% दो। हो सकता है कि आपने अपना 100% दिया लेकिन तब भी आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। आपने एटलीस्ट जितने टारगेट्स अचीव किए वही काफी है। ठीक है, तो उसमें आप सेटिस्फाइड रहो और खुश रहो। नेक्स्ट टाइम फिर से टारगेट्स मिलेंगे, अपना 100% दो। अगर टारगेट सारे अचीव होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट अपना 100% दिया है। ठीक है, दिल पे मत लो। ज्यादा आप सोचोगे तो अगेन आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, मेंटली आप डिप्रेशन में जा सकते हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने SBI क्यों छोड़ा था, और कुछ मैंने और इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।